एक तरफ दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी की मार झेल रहा है, दूसरी तरफ बिहार के कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। पहले केवल उत्तरी बिहार यानी नेपाल की सीमा के पास वाले जिलों में हालात खराब थे, लेकिन अब बाढ़ झेलने वाले जिलों की गिनती बढ़ती जा रही है, जिनमें गोपालगंज जिला भी शामिल हो गया। गोपालगंज की सड़कों पर बह रहा सैलाब लोगों को डराने लगा है। कई फीट तक के पानी के बीच से गुजरता एक परिवार दिखा। आदमी दोनों हाथों से 2 बच्चों को गोद में लिए रहा और पीछे चल रही उसकी पत्नी भी एक बच्चे को गोद में लेकर आगे बढ़ती रही। दोनों एक एक पांव बहुत संभाल कर बढ़ाते दिखे, क्योंकि पानी की तेज लहर बहाकर भी ले जा सकती थी। बात करने पर पता चला कि इस परिवार को इसी तरह चलते हुए 5 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। बच्चों को तेज बुखार के बाद डॉक्टर के पास ले जाने के लिए इन्हें अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी। बुखार खांसी हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, कोई नाव की सुविधा नहीं है जी जाए हम। बिहार का शिवहर जिला भी बाढ़ की चपेट में है। बागमती नदी का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। कई फीट तक के पानी में लोगों के घर तो क्या सरकारी इमारतें तक डूबी हैं। दूर दूर तक न सड़क दिख रही है, न ही कोई मैदान। इसीलिए अब लोगों में डर का माहौल बनने लगा है, क्योंकि नदियों का पानी तब तक कम नहीं होगा जब तक बारिश का दौर बंद नहीं होगा। इसीलिए अपने ही घरों में कैद लोगों के सामने खाने पीने का भी संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए बिहार के बेतिया जिले में एक गांव के लोगों ने मिलकर खुद ही कच्चा पुल तैयार कर लिया। बाजार या शहर तक पहुंचने के लिए गांव के लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ता है और तेज लहरों के बीच नाव तक भी पलटने का खतरा बना रहता है। इसीलिए गांव के लोगों ने खुद ही बल्लियों को बांधकर एक पुल तैयार कर लिया। दरभंगा जिला भी बाढ़ की चपेट में है, जहां कमला बलान नदी ने एक बड़े रिहायशी इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। कुछ इमारतों की केवल छत पानी के ऊपर दिख रही है। कुछ 2 मंजिला इमारतों की पहली मंजिल करीब पूरी तरह पानी में डूबी दिखी। सरकार भी इस बार बाढ़ की तैयारियों में आई मुश्किलें गिना रही है। लॉकडाउन था, मटेरियल का मूवमेंट मुश्किल था, लेबर नहीं मिल रहा था। दरभंगा में कई गांव ऐसे हैं जहां सैलाब में सब कुछ डूब चुका है और लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों पर जाने लगे। बाढ़ की वजह से बिहार में रेल सेवा तक ठप पड़ी, क्योंकि कई जगहों पर पटरियां पानी में डूबी हैं, जिनमें पूर्वी चंपारण का सुगौली स्टेशन भी शामिल है। सुगौली समेत कई स्टेशन ऐसे हैं जो पानी में डूबे हैं, जिसकी वजह से कई ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। बिहार के कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जहां अब केवल नाव ही चलती दिखती है, जिनमें बगहा भी शामिल है। बगहा में नावों के सहारे ही लोग अपने परिवार को महफूज जगहों तक पहुंचाने की जद्दोजहद में लगे हैं, जबकि मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी गुस्से में है। इस बार उन रिहायशी इलाकों में भी पानी जमा हो चुका है, जहां पिछले सालों में पानी नहीं पहुंचा करता था। लोग कई फीट तक के पानी से गुजरने को मजबूर हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में मुजफ्फरपुर की मुसीबत साफ दिखाई दी। 100 बात की एक बात यह कि बिहार में बागमती, कमला बलान, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और अधवारा जैसी नदियों के किनारे जितने भी इलाके हैं वहां बाढ़ का तांडव शुरू हो गया। जबकि बिहार के सिंचाई विभाग का दावा है कि अभी नदियों के सारे तटबंध सुरक्षित हैं। सिर्फ 1-2 तटबंधों में पानी का रिसाव भर हो रहा है, और अगर सिर्फ रिसाव से इतना पानी गांव में भरा है तो तटबंध टूटने पर क्या होगा, यह सोचकर ही लोगों की रूह कांप रही। आतंकियों की तरह नक्सली भी सुरक्षा बल पर हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले के बाद अब नक्सली भी सुरक्षा बल पर ड्रोन के जरिए हमले की तैयारी कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर और झारखंड के कई इलाकों में नक्सलियों के पास से ड्रोन के पुर्जे और उससे जुड़ी तकनीक बरामद हुई। यही नहीं, इसी महीने सुकमा में एक संदिग्ध ड्रोन भी देखा गया था, जिसके बाद सुरक्षा बल को अलर्ट जारी करते हुए किसी भी तरह के संदिग्ध ड्रोन पर कड़ी नजर रखने और सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इस बात का अंदेशा है कि नक्सली ड्रोन का इस्तेमाल कर सुरक्षा बल की रेकी कर सकते हैं और उन्हें निशाना भी बना सकते हैं। हरियाणा के डबवाली में धरने पर बैठे किसानों ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। घटना सोमवार शाम की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। एक बीजेपी कार्यकर्ता किसानों से घिरा हुआ वीडियो में साफ दिखा, जिसे आंदोलन कर रहे किसानों ने पीटना शुरू कर दिया। एक अकेले बीजेपी कार्यकर्ता को घेरकर कुछ लोग पीटते रहे। वीडियो में यह भी दिखा कि घटना के वक्त पुलिस वाले भी मौजूद थे। एक और वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस वाले ही जख्मी बीजेपी कार्यकर्ता को ले जाते दिखे, जिसके कपड़े तक फट चुके थे। लेकिन कार्रवाई अब तक इसलिए नहीं हुई क्योंकि पुलिस को किसी ने कोई शिकायत ही नहीं दी। ऐसा कोई किसी ने हमारे को थाना सिटी में कोई कंप्लेंट नहीं दी है। दावा है कि घटना तब हुई जब बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग की खबर किसानों को लग गई और वो मीटिंग वाली जगह पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। मीटिंग तो रद्द हो गई, लेकिन कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं से किसानों का सामना हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि किसानों ने उनकी पिटाई कर दी।
सौभाग्य की एक बात यह कि हरियाणा में कुछ किसान संगठनों ने बीजेपी के नेताओं को सार्वजनिक कार्यक्रम न करने देने की धमकी दे रखी है और उन्हें जब सिरसा के डबवाली कस्बे में एक निजी स्कूल में बीजेपी की बैठक होने की भनक मिली तो कुछ किसान वहां भी धमक गए और बैठक रद्द होने के बाद भी उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीट दिया, जबकि किसानों का दावा है कि उनके धरने के पास आकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में बवाल शुरू किया। हिमाचल प्रदेश में कोरोना नियमों में छूट मिलते ही पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसने कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ा दिया। मौसम के बदलते रंग और चढ़ते पारे की वजह से मैदानी इलाकों से लोगों ने बड़ी तादाद में पहाड़ों का रुख किया और हिमाचल के मनाली के बाजार गुलजार हो गए। लेकिन शायद लोग ये भूल गए कि कुछ दिन का मजा उनके लिए सजा बन सकता है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अब भी टला नहीं है। मनाली के मॉल रोड से जो तस्वीरें आई, उन्हें देखकर एक बार ऐसा महसूस हुआ कि पुराने दिन लौट आए हों। वहां लोग बिना किसी फिक्र के घूम फिर रहे थे। किसी के चेहरे पर मास्क दिखा तो किसी के नहीं। बाजार में सावधानी से जुड़े बड़े बड़े पोस्टर तो नजर आए, लेकिन लोगों को मौज मस्ती से फुर्सत ही नहीं थी। कोई मास्क हटाकर सेल्फी लेता दिखा तो कोई बाजार की रौनक देखता दिखा। काफी संख्या में जो यहाँ पर पर्यटक पहुंचे और मैदानी क्षेत्रों से पर्यटकों ने जो है अब यहाँ का रुख करना शुरू कर दिया है। मनाली घूमने आए लोगों की बात सुनकर तो और हैरानी हुई। लॉकडाउन काफी फेडअप हो चुके थे तो कुछ मन किया कि चले। पर्यटन के काम से जुड़े लोग भी महामारी के खतरे को भूलकर इस बात से खुश दिखे कि उनका बिजनेस पटरी पर लौट रहा है। लगता है कि 2 साल जो कोविड का क्रूशियल पीरियड था दैट इज ओवर। अंदाजा लगाया गया कि पिछले एक हफ्ते में करीब 12,000 लोग मनाली घूमने आ चुके हैं। और अगर लोगों के हिमाचल आने की रफ्तार यूं ही रही तो तीसरी लहर आने से रोकना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि केवल मनाली ही नहीं, शिमला में भी पर्यटकों का तांता लग गया और करीब 2 साल से लोगों का इंतजार कर रही सड़कों पर गाड़ियां ही गाड़ियां दिखी। शिमला के बाजारों में भी मनाली जैसी ही रौनक नजर आई। साथ ही नजर आई लोगों की वैसी ही लापरवाही। जो पहाड़ों का नजारा देखने निकले तो ये भूल गए कि सरकार के नियमों का पालन करना है। वहां भीड़ हुई तो 2 गज की दूरी की बात करना बेमानी हो गया। रही सही कसर सेल्फी और फोटो खिंचवाने के शौक ने पूरी कर दी, जिसके लिए लोगों ने चेहरे से मास्क हटा दिया और बीच बाजार पूरे परिवार के साथ छुट्टियों का मजा लेने लगे। कुछ लोगों ने ये तक नहीं सोचा कि उनकी लापरवाही बच्चों पर भारी पड़ेगी। लोगों की बातें सुनकर सर तो तब घूमने लगा जब उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले तरोताजा होने की दलील दे दी। अगली वेव आने वाली है तो उससे पहले जो हमारे ये छोटे मोटे प्लानिंग थे ये कंप्लीट कर लें। धर्मशाला में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा और वहां के बाजारों में भी लोग कोरोना नियमों को भूलकर घूमते दिखे। प्रशासन का अनुमान है कि जून महीने में लाखों पर्यटक हिमाचल आ चुके हैं। हमारा पिछला ही महीना जो जून का अभी गया है, लगभग उसमें जो है 6 से 7 लाख के करीब जो है टूरिस्ट यहाँ पर आए। पर्यटकों का आना होटल और पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन इसकी आड़ में इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि भीड़ कोरोना को दावत दे रही है, क्योंकि अब भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। खासकर बच्चों को बचाना तो सबसे अहम है। हिमाचल के पर्यटन विभाग ने जानकारी दी कि वीकेंड पर वहां के होटल 50% से ज्यादा भरे हुए हैं। वहां घूमने आने वाले लोगों में ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के हैं। बीते शनिवार और रविवार को तो अकेले शिमला में 40,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। पर्यटन विभाग ने बताया कि इस साल 31 मई तक करीब 13 लाख सैलानी हिमाचल पहुंचे, जिनमें विदेश से आने वाले लोगों की संख्या केवल 2,500 के करीब। यह हाल सिर्फ हिमाचल का नहीं है, बल्कि कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोकने के लिए दिल्ली में भी प्रशासन की तमाम कोशिशें लोगों की लापरवाही के सामने पस्त होती दिख रही। बीते कुछ दिनों में प्रशासन ने जहां जहां कोरोना नियमों को टूटते देखा, उन बाजारों को बंद करवा दिया। लेकिन इसके बावजूद लोग हैं कि मानते नहीं। ऐसी किसी भी कार्रवाई का राजधानी के कई इलाकों में लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे पहले लापरवाही की जा रही थी, वही हालात अब भी बने हुए हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें सदर बाजार की रुई मंडी के सामने वाली सड़क से भी सामने आई, जहां रुई मंडी तो बंद है, लेकिन उसके बाहर मौजूद दुकानों पर खरीदारी के लिए ऐसे भीड़ उमड़ी दिखी मानो वहां मुफ्त में सामान बंट रहा हो। भीड़ तो भीड़, उनमें कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने मास्क सिर्फ नाम के लिए लगाया। फासला बनाए रखने के नियम को तो इस भीड़ में भूल ही जाइए। कैमरा देखकर जो है वो सीधा मास्क लगाने की जहमत उठा रहे हैं, उसके बिना मास्क तक नहीं लगाया हुआ है। कुछ इसी तरह के हालात आनंद विहार में भी देखने को मिले, जहां भीड़ इतनी नजर आई कि पैर रखने तक की जगह नहीं दिखी। वहां पहुंच रहा हर दूसरा शख्स कोरोना नियमों को तार तार करता दिखाई दिया। किसी ने मास्क लगाया ही नहीं, किसी ने पहना भी तो ऐसा कि उसे लगाना न लगाना एक बराबर। मास्क पहनने के नाम पर खाना पूर्ति करने वाले लोगों को जब इसके लिए टोका गया तो उनसे ऐसे ऐसे जवाब मिले कि समझ से परे। लगातार कई सारे लोग ऐसे आपको नजर आ जाते हैं यहाँ पर जिन्होंने मास्क ठीक से नहीं लगाया। मास्क पहनने में दिक्कत होती है? नहीं सर। क्यों नहीं पहने ठीक से? नहीं सर, थोड़ी सांस ले रहा था। राजधानी के दूसरे इलाकों में भी इस तरह के लोगों की कमी नहीं है। वहां भी प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद लापरवाही जारी है।
इस बीच देश के कई शहरों में कोरोना नियमों में ढील दिए जाने के बाद बढ़ रही भीड़ पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जताई। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने दिल्ली के लक्ष्मीनगर, सदर बाजार समेत मुंबई के दादर मार्केट की तस्वीरें दिखाई। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली में जुटी भीड़ की तस्वीरें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाई गई। साथ ही उत्तराखंड के मसूरी में टूट रहे कोरोना नियमों की तस्वीरें भी उन्होंने सबके सामने रखी। संयुक्त सचिव ने लोगों से कोरोना नियमों का ध्यान रखने की अपील की। उन्होंने मास्क पहनने और एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने के नियम को दोहराया। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया गया तो ढील खत्म करके फिर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। बाजारों में बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं, यह ऐसा एक माहौल क्रिएट करेगा जिसमें अब तक जो गेन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड जो हमने लिए हैं वह फिर से नलीफाई हो सकते हैं, वह फिर से हम उसको भूल के फिर हमें एक और चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। सौभाग्य की एक बात है कि हम लोगों के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अब फोटो जारी करके बाजारों में हमारी अंधेर गर्दी बेनकाब कर रहा है, जिसे देखकर बड़े बड़े डॉक्टर परेशान हैं क्योंकि बाजारों में बिना मास्क वाली भीड़ कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे चुकी है और यह दिल्ली के लिए ज्यादा खतरनाक है, जहां महामारी अब भी रोजाना 90-95 लोगों को अपनी चपेट में ले रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के विस्तार में कुछ ही घंटे बाकी हैं। शाम 6 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि कैबिनेट में बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे और सुशील मोदी को जगह मिल सकती है। बीजेपी के कोटे से बनने वाले मंत्रियों में संजय जायसवाल, रीता बहुगुणा जोशी और वरुण गांधी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं एसपी सिंह बघेल और सकलदीप राजभर भी कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा अपना दल की अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं जेडीयू को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। जेडीयू के कोटे से राजीव रंजन सिंह और आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि बिहार से एनडीए की दूसरी सहयोगी पार्टी एलजेपी के कोटे से पशुपति कुमार पारस को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की खबरें हैं। हालांकि चिराग पासवान के तल्ख तेवर दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि अगर एलजेपी के कोटे से उनके चाचा पशुपति पारस को मंत्री बनाया गया तो इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। इनको आप निर्दलीय सांसद के तौर पर देखिए, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है कि वो किसको मंत्री बनाए नहीं बनाए, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप रहना संभव ही नहीं है। पर हाँ, अगर मेरी पार्टी का सांसद कहकर अगर उनको बनाया जाएगा तो मुझे आपत्ति होगी। उसके लिए भले मुझे न्यायालय भी जाना पड़े तो मैं न्यायालय भी जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी पार्टी के ये सांसद नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले 8 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि राष्ट्रपति ने 8 प्रदेशों में नए राज्यपाल नियुक्त किए, जिनमें कर्नाटक भी शामिल हैं, जहां का राज्यपाल केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को बनाया गया। उनके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय था। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अनुसूचित जाति और जनजाति के कई नेताओं को राज्यपाल बनाया जा चुका है, जिनमें सबसे नया नाम थावरचंद गहलोत का है। इसके अलावा बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का और मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, जबकि रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल बनाए गए और राजेंद्र विश्वनाथ अडलेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनने की जिम्मेदारी मिली। राज्यपाल की नई नियुक्तियों के बाद देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी समुदाय के राज्यपालों की संख्या बढ़ गई है। इसके अलावा 3 राज्यों में जाट समुदाय से आने वाले राज्यपाल हैं, जिनमें बंगाल, मेघालय और गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं। इस बीच नई भूमिका निभाने वाले थावरचंद गहलोत ने भरोसा दिया कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वो उसे निभाएंगे। मुझे जब जो दायित्व मिला है उसको बखूबी निभाने की कोशिश की है। जो दायित्व मिलेगा उसको भी निभाने की कोशिश करूंगा। राजस्थान के अलवर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि वहां बच्चों के बीच खेल में झगड़ा हो गया, जो बाद में इतना बढ़ गया कि बड़े भी मैदान में उतर आए और एक दूसरे से भिड़ गए। सामने आई तस्वीरों में दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर पत्थरों की बौछार करते नजर आए। इस लड़ाई में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। इस दौरान पेट्रोल बम के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया। उपद्रव की जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची, लेकिन लोग तब भी पीछे नहीं हटे। बाद में पुलिस वालों ने भी मोर्चा संभाला और लाठी लेकर लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस के तेवर देख लोग पीछे हट गए। पुलिस ने उपद्रव करने वाले कई लोगों को पकड़कर थाने भेज दिया। दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हमने जो लड़ाई मारदाड़ में शामिल थे उनको हमने थाने पहुंचा दिया। इस खूनी झड़प में दोनों तरफ के कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सौभाग्य की एक बात यह कि हम में कुछ लोग आदत से जंगली हैं और इंसान का दिखावा भर करते हैं।
इसलिए अपनी खूनी साजिशों को भी बच्चों की आड़ में आगे बढ़ाते हैं। वरना ये तो हम सबको मालूम है कि बच्चों के झगड़े बुलबुले की तरह होते हैं जो ज्यादा देर टिकते नहीं हैं। लेकिन अलवर में बच्चों के झगड़े में पेट्रोल बम और पत्थरबाजी तक हो गई, जिसका एक ही मतलब है कि बच्चों की लड़ाई सिर्फ बहाना थी। अमेरिका में महज 72 घंटे में गोलीबारी की 400 से ज्यादा वारदात हुई, जिनमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के अलग अलग राज्यों में बीते शुक्रवार से रविवार के बीच हुई अंधाधुंध फायरिंग की वजह से कम 150 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। परेशानी की बात यह है कि मौत के इस भयानक आंकड़े पर फुल स्टॉप नहीं लगा है। ये गिनती अब भी जारी है। 2 दिन पहले रविवार को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस था, जब वहां लोग जमकर जश्न मनाते हैं। लेकिन जश्न के बीच गोलीबारी की घटनाओं ने पुलिस के लिए आफत खड़ी कर दी। न्यूयॉर्क में इस दौरान गोलीबारी की 21 घटनाएं हुई, जिनमें 26 लोग जख्मी हो गए। वहां के शिकागो शहर में तो 5 साल तक के बच्चों समेत 83 लोग फायरिंग की चपेट में आ गए, जिनमें 14 ने दम भी तोड़ दिया। लेकिन गोलियों का निशाना सिर्फ आम लोग ही नहीं बने, बल्कि शिकागो में ही एक आदमी ने 2 पुलिस वालों तक पर फायरिंग कर दी। अब दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। गुजरात के सूरत से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां सड़क से अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम के अधिकारियों को अपनी ड्यूटी निभाना इतना भारी पड़ा कि उनकी जान पर बनाई। अधिकारियों ने नियम बताए तो ठेला लगाने वाले लोगों ने उन पर हमला कर दिया। यहां तक कि ठेले वाले नगर निगम के अधिकारियों से 2-2 हाथ करने पर उतारू दिखे। इस बवाल की वजह से रास्ते पर जैम लग गया, लेकिन तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाथापाई के बाद लड़ाई डंडों पर आ गई और इस झड़प में एक ठेले वाले की शर्ट तक फट गई। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को सड़क पर उतरना पड़ा, लेकिन ठेले वालों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। लोगों ने पुलिस और ठेले वालों को एक दूसरे से छुड़ाया, लेकिन वो फिर भिड़ गए। ठेले वालों ने नगरपालिका के ट्रक को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। वो उसका रास्ता रोकने के लिए सड़क पर ही लेट गए। सौभाग्य की एक बात है कि शहरों में रेडी, ठेले और पटरी यानी फुटपाथ पर दुकान खोलने के भी नियम कायदे हैं, जिन्हें हम लोग या तो जानते नहीं है या फिर जानते हुए भी मानते नहीं है। जबकि सूरत में 2 दर्जन से ज्यादा इलाके ठेले और फुटपाथ की दुकानों के लिए तय हैं। लेकिन जहां जगह दिखी वहीं दुकान खोलकर कुछ लोगों ने पूरे शहर की सूरत बिगाड़ दी, तो नगर निगम को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंच गए, मगर अपनी अपनी मांगे मनवाने के लिए दोनों नेताओं के समर्थकों ने एयरपोर्ट पर ही डेरा डाल दिया और वहां भी शक्ति प्रदर्शन करने से नहीं चूके। यही वजह रही, जैसे ही अजय माकन एयरपोर्ट से बाहर आए, जोर शोर से नारेबाजी होने लगी। इतनी जोर शोर से कि नारे किसके समर्थन या विरोध में लगाए जा रहे हैं ये तक समझ नहीं आया। हालांकि नारेबाजी को तवज्जो दिए बिना अजय माकन गाड़ी में बैठकर सीधा कांग्रेस दफ्तर रवाना हो गए। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में चल रहे टकराव के बीच में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पहुंचे सचिन पायलट गुट के विधायकों की बातों से पता चला कि उन्हें अजय माकन के जयपुर आने पर काफी उम्मीद बंधी है। लगे समय से जो मांग कर रहे थे, आपको लगता है कि उसका आपको निदान होगा? जब अजय माकन जी आए तो कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन करने वाले विधायकों ने तो दावा किया कि पार्टी में कोई दिक्कत है ही नहीं। अजय माकन आ गए, अब सब कुछ ठीक होगा आपका? सब कुछ ठीक ही है, गलत कुछ है ही नहीं। वहीं अजय माकन ने भी भरोसा जताया कि मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब हम सब लोगों से बात कर रहे हैं और जल्द इसका नतीजा आएगा। सचिन पायलट की मांग है जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए और सरकार में खाली पड़े राजनीतिक पदों पर नियुक्तियां की जाएं। सौभाग्य की एक बात है कि राजस्थान में 1 साल पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खुली जंग छिड़ी थी, जिसमें डिप्टी सीएम का पद गंवाने के बाद अब सचिन पायलट अपने समर्थकों को राजस्थान सरकार और संगठन में अहमियत दिलाना चाहते हैं, जिसके लिए अशोक गहलोत के समर्थक राजी नहीं हैं। जबकि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन को उम्मीद है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। मुंबई के कुर्ला इलाके से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक बेकरी को आग की लपटों ने इस कदर घेर लिया कि इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि आग कैसे भड़की इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन बेकरी से उठ रही आग की लपटों ने इलाके के लोगों को डरा कर रख दिया। जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली, कुछ सड़क पर इकट्ठा हो गए तो कुछ ने अपने मकान की बालकनी और छत से इस नुकसान को होते देखा। आग लगने के कुछ देर बाद ही वहां से धुएं का गुबार भी उठने लगा। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं फैल गया। इस बीच फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक आग इतनी फैल चुकी थी कि उसने आसपास मौजूद 2 दुकानों को भी अपनी जद में ले लिया था। आग बड़ी हो गई तो दमकल की कई गाड़ियों को उसे बुझाने के लिए वहां पहुंचना पड़ा। काफी देर बाद जाकर वो लोग भयानक रूप ले चुकी इस आग को बुझा पाए। गनीमत ये रही कि इस घटना में सब सुरक्षित रहे।
सौभाग्य की एक बात है कि मुंबई में जिस बेकरी में आग लगी वहां दमकल की गाड़ी जाने का रास्ता तक नहीं था, इसलिए आग बुझाने में थोड़ा वक्त लगा और दमकल विभाग के अधिकारी भी आग बुझाते समय झुलस गए। जबकि गनीमत यह रही कि बेकरी के गोदाम से शुरू हुई आग आसपास के घरों तक नहीं पहुंची। हालांकि 2 और दुकानें भी जलकर राख हो गई।